जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, और मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं तो मैं देश को, लोगों को कहूं कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था, और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और UPA की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में, और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही MSP को छोड़िए, DAP तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी,
की सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है, देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ। महाराष्ट्र की सरकार का मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ। हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की। गोवा की सरकार, तमाम उदाहरण है। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहां सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग
इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, कैमरा लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे थे। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।